नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और सरकारी स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज फिर सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द नगर पालिका निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। आज हमारे साथ मैं भी हूं दावेदार के इस कार्यक्रम में मेहमान के रूप में व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष और निवर्तमान इस रुद्रप्रयाग नगर पालिका के सभासद अंकुर खन्ना जी हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या वो भी इस आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष पद पर दावेदारी करेंगे या फिर उनकी कुछ और योजनाएं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है साहब। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रणाम। जो ये दौर शुरू हुआ है, मतलब 5 साल के बाद 5 साल कार्यकाल समाप्त हुआ हम लोगों का, उसके बाद 1 साल आप देख रहे हैं कि चुनाव में विलंब हो गया। तो मैं भी हूँ दावेदार। एक कार्यक्रम जो है जो आपका चल रहा है उसमें जो है दावेदारी करने का हर नेता को अधिकार है, करनी भी चाहिए उसको राजनीतिक तौर पर। तो उसी रूप में जो है मैं भी अपनी दावेदारी जो है जनता के सामने रख रहा हूँ। जनता ही द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था, मेरे लोगों, मेरे सहयोगियों द्वारा मुझे बोला गया कि भाई अब सभासद जो है, आप 2 बार सभासद बन चुके हैं, 1 बार आप नॉमिनेट मेंबर बने हुए हैं, 1 बार आप इलेक्टेड मेंबर बन चुके हैं, इस बार आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी करें, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब नहीं तो कब मुझे भी दावेदारी जरूर करनी चाहिए, ये चुनाव लड़ना चाहिए मुझे। बहुत हो गया सभासद, अब कुछ हटके काम किया जाए। बिल्कुल, सभासद की भूमिका में भी हमने जितना हम बेहतरीन कार्य कर सकते थे लोगों के साथ मिलकर, बिना लोगों के सहयोग के हम कुछ नहीं है। अगर जनता हमारे साथ नहीं है, देखिए किसी भी क्षेत्र का विकास जनता पे निहित करता है, किसी नेता पे निहित नहीं करता। तो नेता तभी कुछ कर पाएगा जब जनता जागरूक होगी, जनता सक्रिय होगी, जनता विकास चाहती होगी। तो हमने अगर कुछ भी काम किया है तो उसमें जनता की मुख्य भूमिका है। जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ही चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो वो मुमकिन हो पाया है। खन्ना साहब, पहला सवाल मेरा आपसे कि रुद्रप्रयाग की नगर पालिका में इस बार जो हम देख रहे हैं, युवा जो दावेदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उम्र दराज लोग कम हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो आने वाला भविष्य है या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो युवाओं के हाथों में है और उनको उनकी जिम्मेदारी उनकी युवा अवस्था में मिल जानी चाहिए। अब किसी युवा पे जो एनर्जेटिक और डायनेमिक युवा अगर खड़ा है और आप सोचोगे कि आप उसको ये जिम्मेदारी जो है उसके 15 या 20 साल बाद दो, उसके बुढ़ापे में दो, वो मुमकिन नहीं है। अगर आपको उसको जिम्मेदारी देनी है तो उसकी युवा अवस्था में आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तभी वो उन कार्यों का निर्वहन कर पाएगा और उन कार्यों को पूरा कर पाएगा। अमूमन जो है आप देखेंगे कि सभासद तो खैर काफी चुनकर जाते हैं, तो एक अध्यक्ष के रूप में आप देखिएगा, एक अध्यक्ष जो है चुनकर गया और चुनने के बाद वो सिर्फ इसी भरोसे नगर पालिका में बैठ जाते हैं कि ठीक है, अब जो राज्य वित्त आ रहा है या 15वां वित्त है या जो है हम इसी में अब राज्य वित्त देखेंगे। आप राज्य वित्त आता है, क्वार्टरली इसकी किस्तें आती हैं, साल का 8 करोड़ करीबन हो गया है। 8 करोड़ में से आप 2 करोड़ मान के चलिए जो तनख्वाह में कर्मचारियों की जाएगा, जो पहली प्राथमिकता होती है उनको तनख्वाह देना होता है। उसके बाद 50 लाख करीबन आपका क्या नाम है बिजली पानी के बिलों में चला जाता है। बाकी बचे पैसों से जो है निर्माण कार्य होते हैं, सभी वार्डों में होता है। लेकिन शहर जो है काफी बड़ा हो चुका है, आप देख रहे हो शहर में फैलाव ज्यादा हो चुका है। उसके लिए साल में 5-6 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बड़ा रकम नहीं है कि हम कार्य कर देंगे। अब जैसे इस चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती नगर पालिका के सामने, नगर पालिका बोर्ड के सामने होगी, वो होंगी नए वार्ड। जैसे जो नए वार्ड जुड़े हैं, कोटेश्वर से आगे एक हिस्सा जुड़ा है, आपका जयमंडी जुड़ गया है, आपका डांगसिरा जुड़ा है, आपका औंध जुड़ा है, बहुत से नए वार्ड जुड़े। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि उन वार्डों में जो है 100% पहले कार्य करना है। नहीं तो वहां की जनता को भी आप कैसे विश्वास में ले पाएंगे? वो तो बाद में कहीं ये महसूस ना करे कि हम ठग गए, भाई हम नगर पालिका में क्यों आए जब हमें नगर पालिका की किसी चीजों का लाभ नहीं मिलना था। अब प्रथम बोर्ड बैठक अगर होती है, बोर्ड किसी भी रूप में आता है, कोई भी चुनकर आता है, अध्यक्ष में कोई आता है मेंबर, उसकी पहली प्राथमिकता जो नए वार्ड हैं, जो नए इलाके जो जुड़े हैं, उनके विकास कार्यों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि शहर में तो आप देख ही रहे, 1 साल होने को भी आ गया है, ऐसा तो नहीं है कि विकास कार्य नहीं हो रहे। आज भी नगर पालिका में बकायदा टेंडर है, आज फॉर्म बिकेंगे, वार्डों में जगह जगह जो है निर्माण कार्य है वो जो हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जो नए वार्ड हैं जो जुड़े हैं, वो प्रथम प्राथमिकता और वो एक चुनौती भी है नगर पालिका के लिए कि उन वार्डों को, उन
ग्रामीण क्षेत्र थे उनको शहर में जोड़ा गया, उनको आप शहर की रूपरेखा से कैसे जोड़ोगे, ये पहली प्राथमिकता और ये चैलेंज भी है आने वाले बोर्ड के लिए। खन्ना साहब, आपके पास नगर पालिका में काम करने का अनुभव है। आप सभासद के पद पर आप जैसे कह रहे हैं कि नॉमिनेट भी रहे हैं, उसके बाद आप निर्वाचित भी रहे हैं। अब अध्यक्ष के रूप में आपके पास शहर को सुधारने के लिए क्या योजना है? आप क्या चाहते हैं कि शहर के भीतर कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे शहर को अन्य शहरों से अलग करती? बिल्कुल, यूनिक चीजें होने के लिए, इनोवेटिव चीजें होने के लिए, या हम जो चाहें कि ऐसा होना चाहिए, उसके लिए पहली जो चीज होती है वो बजट होता है। अब मैं जो आपको बता रहा था 5 या 6 करोड़ रुपए जो बचा हुआ है, उसमें आप वार्डों में ही कार्य करवा सकते हो। अब आपको शहर में बड़ी बड़ी चीजें करनी है, आपको पार्किंग बनानी है, उसके लिए पहले डीपीआर बनानी पड़ेगी। डीपीआर का 2% पहले हिस्सा देना पड़ता है डीपीआर बनाने के लिए। उस डीपीआर को जो है धरातल में उतारने के लिए आपको जो है राजधानी की दौड़ लगानी पड़ेगी। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जीतने के बाद अगर अध्यक्ष बैठ गया तो उस शहर का विकास भी बैठ जाएगा। वो ये ना समझे कि अब मैं अध्यक्ष बन गया हूं, मैं बैठा रहूंगा, बजट जो है स्वयं चलकर मेरे पास आ जाएगा, जैसे राज्य वित्त या 15वां वित्त आ जाता है तो वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उसी से काम करूंगा। नहीं, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। दौड़ इन द सेंस कोई मैराथन की दौड़ नहीं लगानी है, हमने दौड़ लगानी है मानसिक रूप से विकास की। जाना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा, शहर का विकास होगा। अब बैठ गए कुर्सी में और ये सोचा कि बस इसी में हम काम चला लेंगे, नहीं। आप देखिए पिछले 5 सालों में आप देखना, हडको से कोई पैसा नहीं आया, कोई योजना नहीं पास हो पाई, अवस्थापना से कोई पैसा नहीं आया, कोई योजना नहीं हो पाई। जबकि राकेश नौटियाल जी के टाइम पे अवस्थापना से पैसा आया था, हडको से पैसा आ पाया, उन्होंने दौड़ लगाई। उस समय हमारे खासतौर से इस समय जो है हमारे महिला अध्यक्ष भी थे, उनसे जितना बन सकता था उन्होंने किया। अब होता है एक महिला के रूप में जो है आप देहरादून जाए मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने जितना बेहतरीन कार्य कर पाए वो करा। मेरे 2 कार्यकाल रहे, मैं नॉमिनेट मेंबर के रूप में जब मैंने कार्य किया नगर पालिका में, तो राकेश नौटियाल जी के साथ मैंने कार्य किया, तो समय भी बेहतरीन कार्य हुए, मैं नकार नहीं सकता उनके कार्यों के। अक्सर सुनता हूं कि कहते हैं कि अध्यक्ष रूप में बेहतरीन कार्य कर पाएंगे, हम मेंबर के रूप में कार्य नहीं कर पाते। नहीं, आपको अपना प्रपोजल अध्यक्ष को समझाना पड़ेगा। अगर कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, जब राकेश नौटियाल जी के टाइम पे मैं नॉमिनेट मेंबर था, तो आपको अपने प्रपोजल को जो है अध्यक्ष के सामने रखना पड़ेगा और पूरी कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, बोर्ड के सामने, उससे समझाना पड़ेगा ढंग से। अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो नहीं होगा। पिछली बार क्या बोलते, जब मैं नॉमिनेट मेंबर था तो उस टाइम मैंने राकेश नौटियाल जी के सामने ये अपनी बात रखी थी कि गुलाबराई ग्राउंड में जो है हमको गेट लगाना चाहिए। जरूरी है, ग्राउंड के जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पर गेट जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा और जो है वहां पर गेट बना। और मैं बात करूं फिर इस वाले कार्यकाल की जो बीता है, हमारे कार्यकाल समाप्त होने से पहले मैंने जो है श्रीमती गीता जिनकुमार जी से बात रखी। मैंने बोला हमको जो है हम जाते जाते एक बेहतरीन कार्य और कर सकते हैं। हमने 5 सालों में हम सब लोगों ने मिलकर बहुत कार्य किए हैं, तो हमें गौ सदन बना लेते हैं। अब मुद्दा आ रहा था कि जगह कहाँ होगी, तो मैंने कहा हमारा जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, ट्रंचिंग ग्राउंड के स्टार्टिंग में जो है वहां पर हम पुस्ता डालकर वहां बना सकते हैं। और बिल्कुल उसका टेंडर पड़ा और आज वो बन गया। ऐसा नहीं है, प्रपोजल को अच्छे तरीके से अगर आप रखें तो वो धरातल पर उतरता है। खन्ना साहब, आप भाजपा से भी जुड़े हैं, क्या लगता है आपको, क्या टिकट की कितनी मजबूत दावेदारी आप अपनी मान रहे हैं, या आपको लगता है कि टिकट में कहाँ आप पा रहे अपने आप को? देखिए, चाहना तो हर व्यक्ति सोचता है ना कि मुझे मिले, पर जरूरी तो नहीं ना वो हमें मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है ये लोकल चुनाव है। मेरा खुद पे मानना है, हम और स्तर पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन लोकल चुनाव पे क्या होता है, जो धरातल की लोकल चीजें हैं वो हम जानते हैं, आप जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, उसका समाधान और उसका विकास हम ही लोगों ने मिलकर करना है। आप अगर देखेंगे, ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक कैंडिडेट उतार दिया, प्रत्याशी पहले जो है पार्टी का आशीर्वाद लेने चला गया, तो जनता की क्या भूमिका है? जनता सेकेंडरी है क्या? द्वितीय पायदान पे क्या बोलते हैं आप जनता को रखेंगे? मैं तो प्रथम पायदान पर जनता को रखता हूं। मैं तो कहता हूं जनता अपनी सरकार बनाए, अपना मुख्यमंत्री चुने। मुख्यमंत्री है, देखा जाए तो नगर पालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, उसके साथ पूरी कैबिनेट बैठी रहती है, शहर के डिसीजन होते हैं, बोर्ड में प्रस्ताव पास होते हैं जो जनता के हित में होते हैं। बहुत से ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं जिसमें जनता का पक्ष जरा हल्का होता है, लेकिन मजबूरन वो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो
आने वाले समय के लिए सही होता है। कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में चुनाव लड़ने का संकेत तो नहीं दे रहे आप? नहीं नहीं, निर्दलीय बिल्कुल नहीं। मुझे उस जनता पे विश्वास है, मुझे रुद्रप्रयाग शहर की जनता पे विश्वास है। मैं उनके प्रत्याशी के रूप में मैदान पे उतरूंगा, निर्दलीय नहीं। निर्दलीय तो मतलब यह है कि दल भी नहीं और लोग भी नहीं, मैं लोगों के साथ लड़ूंगा। मैं उनका आदमी हूं, बस उनकी पार्टी का आदमी हूं। आपके चाहने वाले अगर कहें कि चुनाव लड़िए तो निर्दलीय होते? बिल्कुल बिल्कुल। निर्दलीय तो एक शब्द जुड़ गया है ना, मैं निर्दलीय क्यों बोलूंगा, मैं तो उनका बोलूंगा ना। मैं उनका प्रत्याशी हूं, मैं जनता का प्रत्याशी हूं, सीधी सी बात। मैं पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूं, मैं जनता का प्रत्याशी हूं। और जनता आशीर्वाद देगी तो जाकर जनता के कार्य करने हैं 5 साल। अमूमन नेता जो है बनने के बाद भूल जाता है। पार्टी से टिकट मिला और आप क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बन गए, आप कुछ भी बन गए, माने बात किसी भी पद पे अगर पार्टी से बैठ गए तो आपकी पहली प्राथमिकता पार्टी के प्रति बन जाती है। पार्टी के भाई दिशा निर्देश है, ये नहीं करना चाहिए, दबाव में आप कार्य कर देते हैं। आप उस समय जनता को भूल जाते हैं जिस जनता के आशीर्वाद से आप बनकर आए। मैं प्रथम पायदान पर जनता को रखता हूं, अंतिम पायदान पे भी जनता को रखता हूं। लोकतंत्र का मतलब ही यही है, जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए। जनता ही प्रथम है, जनता ही अंतिम सीढ़ी पे है। जनता चाहेगी तो विराजमान करेगी उस स्थान पर अपने कार्यों के लिए, और जनता चाहेगी तो पटक देगी जमीन पर। अच्छा खन्ना साहब, नगर पालिका में आप सभासद रहे हैं, तमाम छोटे मोटे कार्य तो होते रहते हैं, सीढ़ी है, रास्ता है, तमाम सारी चीजें, लेकिन बड़े कार्य लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि कुछ बड़े काम होने चाहिए जिससे एक नहीं बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिले। शहर में कई ऐसी समस्याएं आज भी हैं जिसके लिए लोग बार बार गुहार लगाते हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष के पास हो या फिर आप प्रशासक रहे हैं तो जिलाधिकारी के पास। क्या लगता है आपको, शहर के भीतर क्या इन समस्याओं के लिए कोई बड़ी योजना होनी चाहिए ताकि ऐसे काम नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद होने चाहिए? देखिए, अगर बात बड़ी योजनाओं की है तो ये आप पहाड़ों का भौगोलिक परिदृश्य जानते हैं। भौगोलिक परिदृश्य आप पहाड़ों का देखिए, ऊपर चट्टानें, नीचे नदी है। क्या आप बड़े बड़े निर्माण कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी आप पार्किंगें बना सकते हैं। अब पार्किंगें बनेगी तो पर्यटन के क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। जैसे बहुत से हमारे पर्यटक स्थल हैं जो अभी बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, जिनको इंतजार है उनके विकास का। तो ये सब कुछ तब मुमकिन है जब पर्यटक यहाँ आएगा। अब पर्यटक आए कैसे? स्थान नहीं है गाड़ी खड़ी करने का। आप यहाँ अब जस्ट अपने पीछे देखिए, एक पर्यटन विभाग की जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है, पर आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि इस बिल्डिंग को पर्यटन विभाग से हैंडओवर, पर्यटन विभाग के हैंड से हटाया जाए। इसे नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया, जिला प्रशासन अपने हैंडओवर ले ले और इसको डिस्ट्रॉय करो। आप यहाँ पर बहुत बड़ी एक 2 मंजिली पार्किंग बनाओ, और यहाँ पर कुछ विभाग ऐसे भी आ सकते हैं जिनकी आवश्यकता बाजार पर, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ बाजार पर आ सकता है, सेवा नियोजन जो सेवा नियोजन कार्यालय है वो, या तमाम वो ऑफिस जिनकी आवश्यकता यहाँ बाजार पर है तो वो ऑफिस भी यहाँ पर आ सकते हैं। 2 मंजिली पार्किंग भी यहाँ पे बन सकती है। आप देखिए कितनी जगह यहाँ पर है, लेकिन कौन सोचेगा इसको, धरातल पर कौन उतारेगा? मुद्दा तो यह है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जीतने के बाद कुर्सी में बैठ गए और आप इंतजार कर रहे हो बजट का। नहीं, आप खुद भी तो हिलो, आप खुद भी तो जाओ। आपको शहर के प्रति दर्द भी तो होना चाहिए। लाओ आप शहर के लिए बजट, तभी तो आप कार्य कर पाएंगे। बड़े निर्माण से मतलब मेरा यही था। उदाहरण के तौर पर गुलाबराय का मैदान शहर का एक प्रमुख मैदान है और आप उसकी स्थिति देख रहे हैं। कई प्रयास होते हैं लेकिन आज तक उसको मिनी स्टेडियम का रूप नहीं मिल पाया। क्या नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते नगर पालिका अध्यक्ष को इस दिशा में जिला प्रशासन से बात करके क्या इस मैदान के सुधारीकरण के प्रयास? मैं ये बात आपको पहले ही स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि जब हमने वार्ड मेंबर होते हुए हमने तमाम किस्म के क्या बोलते हैं विकास कार्य किए, तो हमने जनता को साथ रख के करे, जनता के सहयोग से करे। अगर जनता चाहेगी कि वहां पर मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, हम जनता के साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब हो। बिना जनता के सहयोग के कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। आज मैं वादा कर दूं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या हम सब मिलकर हम ऐसा काम करेंगे, वो तब तक तो मुमकिन नहीं है जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी। जनता का सहयोग देना बहुत आवश्यक है। अगर जनता सहयोग ना करे, हम 10 मीटर की नाली बनाने में भी सक्षम नहीं है। हम 3 मीटर नाली बनाकर ले गए, चौथे में विवाद खड़ा हो गया। तो पहले हमको तमाम वहां पर लोगों की क्या बोलते सहमति लेनी जरूरी है, उनको अपने साथ में लेना जरूरी है, उनको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि हम ये क्या कार्य कर रहे हैं। तब तक मुमकिन कोई भी कार्य करना नहीं होता है। हम पिछले जो हमारे दावेदार थे, समाज दावेदार थे, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि शहर की आबादी बढ़ रही है,
शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ क्या इसी आबादी के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, या फिर जो हमारे मतदाता हैं उसी हिसाब से, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो मतदाता के हिसाब से प्लान बनता है विकास का और उसी हिसाब से पैसा भी आता है। क्या आप अगर अध्यक्ष बने तो इसमें आपकी क्या योजना होगी? मैं स्टार्टिंग आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में ये सब बातें जो हैं एक पक्ष के रूप में पहले ही कह चुका हूं कि बिना बजट के कुछ भी चीज मुमकिन नहीं है। यात्रा काल आ रहा है, छोटी छोटी चीजें जुड़ी हुई है। यात्रा काल में क्या बोलते हैं, यात्री यहाँ पर ज्यादा आएंगे, हमें सफाई कर्मचारियों की ज्यादा आवश्यकता है। हम कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे? ये तो एक छोटी सी चीजें थी कि जो मैं बता रहा था, राज्य वित्त हो गया, 15वां वित्त हो गया। इसके बाद जो है बोर्ड फंड भी है। सबसे पहला तो हमारा काम है, हम बोर्ड फंड को बढ़ाएंगे कैसे। पिछले 5-10 सालों में बोर्ड फंड को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्रवाई आगे की तरफ अमल में नहीं लाई गई। सवाल इसीलिए उठा रहा हूं कि अगर बाय द वे अभी तो भाजपा की सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी का अगर कोई आदमी बनता है तो निश्चित तौर पर बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति दूसरी होती है, उलट कोई स्थिति ऐसी आती है, तो फिर फंडिंग की गवर्नमेंट के हिसाब से उस तरह की मदद नहीं मिल पाती है। क्या नगर पालिका में स्थानीय स्तर पर इतने आर्थिकी के मजबूत पिलर हैं जिससे वो इस शहर का विकास कर सके? ये सब कहने की बात है कि मैं निर्दलीय रूप में बनकर वहां पर बैठ गया या मैं किसी पार्टी का बैठ गया और सरकार किसी और पार्टी की है और वो हमें फंड नहीं दे रहे हैं, हमें बजट नहीं दे रहे हैं। ये है बहाने। जिसको कार्य नहीं करने हैं वो इस तरीके से बहानेबाजी करेगा। जिसको कार्य करने हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि सरकार किसकी है। उसको जाना है तो उसको बजट लाने हैं। बजट लाने के 100 तरीके हैं, वो तरीके उसको आने चाहिए। बजट आएगा क्यों नहीं आएगा? और जिसने लाना नहीं है वो बहाने मारेगा। वो बोलेगा मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और वहां पर भाजपा की सरकार है तो हमें बजट नहीं दे रही, या मैं भाजपा सरकार से बिलोंग करता हूं, वहां कांग्रेस की सरकार है, मुझे बजट नहीं दे रही, या मैं निर्दलीय हूं और वहां पार्टी की सरकार। अरे ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये रुकेगा थोड़ी नहीं। यानी तालमेल अंदर ही अंदर बनाना पड़ेगा। तालमेल बिल्कुल अंदर अंदर बनता है, वो आपको बनाना पड़ेगा। नेता का मतलब क्या होता है? बात देखो ना, बात कहां पे अटक जाती है कि पहले की राजनीति में क्या होता था, हम सही और गलत का चयन करते थे। हम बोलते थे हमको सही या गलत में से किसी एक का चयन करना है। आज का दौर ऐसा नहीं है। आज का दौर यह है गलत और कम गलत, इन दोनों में से हमको किसी एक का चयन करना है। और उस चयन पे अगर शहर का विकास होगा और शहर विकास करेगा और शहर की जो योजनाएं हैं वो धरातल में उतरेगी तो कर दो ना, क्या दिक्कत है करने में? आपको जनता ने इसी विश्वास के साथ तो बैठा है। जनता नहीं जानना चाहती है कि बहाने नहीं सुनती जनता। जनता ये नहीं जानना चाहती है कि आपको कितनी दिक्कतें हुई। जनता से रिजल्ट पूछती है। ये कार्य था, क्या आप ये कर पाए या नहीं कर पाए? आपके 5 साल जाने के बाद भी जनता ये बोलेगी आपसे कि हाँ भाई देखो वो चीजें हैं वो उस आदमी ने धरातल पर उतारी और वो काम किया। नहीं तो जनता क्या बोलेगी? अरे यार ये भी वैसे ही निकले जैसे पहले वाले थे। रुकेंगे नहीं ना बोलने से, चूकेंगे नहीं। ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। कार्य करना है तो कार्य को किसी भी तरीके से आपको धरातल में उतारना है और वो आपको उतारना पड़ेगा। उसके लिए बहाने कुछ नहीं होते हैं। खन्ना साहब, आपके सभासद कार्यकाल में जो मैनिफेस्टो रहा होगा उसमें क्या आपके कोई स्पेशल काम रहे हैं जिसके आधार पर आप दोबारा लोगों से समर्थन मांगने जाएंगे अध्यक्ष के रूप में? देखो, एजेंडे की बात करेंगे, मैनिफेस्टो की बात करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता के साथ चला। मैंने जनता के जितने काम थे मैंने जनता के कार्य करे जो मुझे लगा कि ये जनता के कार्य हो सकते हैं। और बाकी बात रही, देखिए 100% कार्य तो कोई भी नेता नहीं कर सकता ना। भले जनता को अपने नेता से 100% अपेक्षा होती है, मैं उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करता हूं, अपेक्षाएं होती हैं और वो चाहते हैं नेता ऐसे कर, पर 100% कार्य कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जीतने के बाद नेता के लिए सब बराबर है। उसको द्वेषपूर्ण कार्य नहीं करने हैं, उसको जनहित के कार्य करने हैं, सबको साथ लेकर कार्य करने हैं। तो 100% काम नहीं हो पाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, उसको आगे देखेंगे भविष्य में। हम नहीं कर पाए तो हमारे बाद कोई और बन गया तो हम उसको बोलेंगे भाई ऐसा करो। अब शहर के विकास के लिए अपनी राय देना बंद नहीं करेंगे। जो हमसे बेहतर हो पाएगा हम वो जरूर करेंगे। ये नहीं होता है कि मैं बन गया तो मैं तभी कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। हम नहीं भी बने, दूसरा होगा तो उसको भी अपनी बात जरूर समझाएंगे। वो समझ पाया तो धरातल में उतार देगा, नहीं समझ पाया तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, मना भी नहीं कर सकते हैं ना हाँ बोल सकते हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए चुनौतियां सभासद को मैनेज करना होता है, क्योंकि तमाम सारे सभासद एक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके कामों को प्रायोरिटी पर करना अध्यक्ष की एक मजबूरी बन जाती है। क्या लगता है आपको, अध्यक्ष के लिए
सभासदों के काम करना कितनी चुनौती रहती है उसके लिए, या फिर स्वयं के काम करना? फिर से मैं उसी जवाब में आ गया जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, बजट। अध्यक्ष से जो सभासदों की भिड़ंत होती है वो सिर्फ बजट के लिए होती है। मैंने आपको बोल दिया कि 5-6 करोड़ रुपए जो है वो उनको जो है हर साल वार्डों के विकास के लिए लगाएं, और अन्य कार्य जो बड़े बड़े कार्य होने हैं उसके लिए अध्यक्ष भागा दौड़ी करे ना, उसको करनी पड़ेगी। अगर वो ये सब कुछ करेगा तो लड़ाई नहीं होगी। अगर वो ये सब नहीं करेगा और वैसा ही होगा जैसे मैं बोल रहा हूं कि बनने के बाद कुर्सी में बैठ गए आराम से, सिर्फ आप जो फंड आ रहा है उसी के भरोसे बैठे हुए हो, तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। लड़ाई पहले भी हुई, लड़ाई अब भी होगी, वो रुकेंगी नहीं। आपके पास, आपके लिए कुछ कहा जाता है कि आपके पास कुछ वोट ऐसे हैं जहां से आप गिनती शुरू करते हैं, यानी 100 वोट, 150 वोट, 50 वोट, और सामान्य आदमी के लिए 1 वोट से शुरू। कहाँ है वो वोट, कौन है वोट? देखिए, ये तो आशीर्वाद है। देखो, आशीर्वाद जो है, जैसे कहते हैं ना बंद लिफाफे में आशीर्वाद मिलता है, तो बंद लिफाफे का आशीर्वाद है जो वोट के रूप में जो है बॉक्स के अंदर चला जाता है। मैं क्या बोलूं, कोई है या नहीं है, पर यह है कि हाँ, कुछ मेरे सहयोगी कुछ हैं जिन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला है कि आपने जो है इस समय दावेदारी करना है। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, गिरेगा भी वही मैदान में जो लड़ेगा, हारेगा भी वही, कोई दिक्कत नहीं है। परिणामों की कोई चिंता नहीं है, पर जो है हम लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जो है ये चुनाव हम जीतें। पूरा संघर्ष हम करेंगे। अच्छा खन्ना साहब, अगर भाग्य ने आपका साथ दे दिया और आप अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज हो गए, तो शहर के लिए आपका सबसे पहला काम, सबसे पहली योजना आपकी क्या होगी? क्योंकि उसके लिए आदमी कई बार सोच लेता है कि हाँ, मैं अगर अध्यक्ष बना तो मेरा पहला काम ये होगा। तो ये बात भी मैं आपको पहले बोल चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता मेरी क्या होगी, मैं मेरी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हम सब की पहली प्राथमिकता, हमारे पूरे शहर की प्राथमिकता अगर पहली कोई होनी चाहिए हम सब लोगों की मिलकर, तो वो जो नए ग्रामीण क्षेत्र शहर में जुड़े हैं उनको शहरीकरण से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 100% विकास वहां का होना चाहिए। वहां के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि आप जो है अभी नए मेहमान हो, हमारे घर में शामिल हुए हैं, हमने आपको अपनाया है, हमने 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 जो है आपकी परेशानियों को अपनाया है, हमने आपके दुखों को अपनाया है, उसका हरण करेंगे, हम उसको दूर करेंगे, हम विकास के रूप में, और खड़े रहेंगे और वो कार्य करेंगे। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाहे ये मैं खुद कहूं या आगामी बोर्ड किसी भी रूप में वहां पर पहुंचे, कोई भी व्यक्ति पहुंचे, उसकी भी पहली प्राथमिकता मेरे लिए, मेरी नजरों में वो होनी चाहिए जो नए क्षेत्र जो जुड़े हैं वहां का विकास, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। ये तो सभी लोग करेंगे, क्योंकि नए वोटरों को आकर्षित करने का उनके पास भी प्लान होगा। वो भी चाहेंगे कि नए क्षेत्र जो जुड़े हैं नगर पालिका में, उनको हम अपनी तरह आकर्षित करें। फिर आपकी प्लान कहाँ रहा? प्लान ये हो जाते हैं कि जब ये तो बोलने वाली बात आ जाती है कि हमने बोल दिया कि भैया हमें वोट चाहिए तो हम जो है आपके यहाँ ऐसा कर देंगे, आपके यहाँ ऐसे करेंगे। उससे पहले भी एक कड़ी है, मेंबर सभासद आएगा, सभासद चुनकर आए, अध्यक्ष जितनी बातें वहां पर माने बात कह पाए, उससे पहले क्या बोलते सभासद बोलेंगे भाई ये कार्य होने आवश्यक है जो पहले रखने, मतलब कराने से पहले उसको बोर्ड में प्रस्तावित तो करना है नए कार्यों को। अब नए कार्यों में वो प्रस्तावित होने चाहिए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये सबको समझना चाहिए। अब वो अपने अपने काम लेके बैठते हैं। जैसे मैंने पिछले बोर्ड में ये बड़ी ये पिछले से पिछले बोर्ड में भी ये बार बार एक समस्या खड़ी आती है, आप बराबर बजट वार्डों को बांट दे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कुछ वार्ड छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। छोटे वार्ड वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है, उससे तो आपने वो तो सबको संतुष्ट करे, बड़ा वार्ड वाला उतने बजट में कैसे कवर करेगा? कुछ वार्ड इतने बड़े हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप वार्ड नंबर 1 देखिए, बहुत बड़ा वार्ड है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। आप वार्ड नंबर 6 देखिए, कितना बड़ा वार्ड है। तो इनके लिए उसी बजट में काम हो पाएगा क्या, जो बजट आप बराबर बांट दो? तो 2 नंबर आप देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में है, 2 नंबर में क्या बोलते ज्यादातर हाईवे है, और जो इधर उधर के हैं उस पर थोड़ा बहुत हमने चलो सघन बस्ती है। तो मुझे नहीं लगता है, हमको उधर ज्यादा गौर मारना चाहिए। जो बड़े वार्ड होते हैं उसके लिए अलग बजट होना चाहिए, उसको बजट ज्यादा मिलना चाहिए। और छोटे वार्डों को यह समझाना चाहिए कि भाई आपका छोटा वार्ड है, थोड़ा सा आप कटौती करें, जो कि बड़े वार्ड में जो है ये उपाय। आप बराबर का बांटोगे तो कहीं ना कहीं पक्षपात अपने आप ही पैदा हो जाएगा। छोटा वार्ड वाला बोलेगा मैंने तो अपने 100% कार्य करा दिए, बड़ा वार्ड बोलेगा मेरे साथ नाइंसाफी। इस नाइंसाफी का जन्म वहीं से होता है, गलत नीति से। ये बहुत जरूरी है एक अध्यक्ष के रूप में उसको समझना कि वार्डों को बजट किस आधार पर आपको बांटना है, उसके क्षेत्रफल को देखते हुए आप उस बजट को दो। अंतिम सवाल मेरा आपसे, अगर शहर की
भौगोलिक स्थिति, जैसे आपने सवाल उठाया कि भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ की ऐसी है, ऊपर चट्टान है, नीचे चट्टान है, निर्माण कैसे होंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नगर पालिका आप अध्यक्ष बने तो नगर पालिका में स्थानीय रोजगार के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, या जो छोटे छोटे उद्योग की बात की जा रही है कि पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग किए जाने, उसके लिए सरकारी स्तर पर आपकी तरफ से क्या प्रयास होंगे। देखिए, नगर पालिका के अंदर आते हुए बहुत सी चीजें हैं जो हम आपस में तय कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है तो ठेकेदारी प्रथा भी एक रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, जहां पर हमने देख लिया कि भाई ये टेंडर 20 लाख का हो रहा है तो इसको 2 भागों में तोड़ दो, या इसे 4 भागों में तोड़ दो, 5-5 की, 4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 2 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार देने के नगर पालिका में कई साधन है, बस उसकी मंशा होनी चाहिए कि हमने रोजगार मुहैया कराना है, चाहे इस रूप में कराना है चाहे उस रूप में कराना है। आप देखिए, पार्किंग, दुकानें आवंटित की जाती हैं, नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत दुकानें आवंटित की जाती है, लेकिन दुकानें आवंटित करते हुए इस बात की प्राथमिकता नहीं दी जाती है कि ये व्यक्ति जो है इसी शहर का है। कम से कम उस समय आप ये बोल, अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, आप गौर करिएगा। अगर मुझे इस नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव लड़ना है तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट के साथ परिवार रजिस्टर भी लेकर जाना पड़ेगा, तभी मैं उस फॉर्म को सबमिट कर सकता हूं। लेकिन इसी शहर में कोई योजना होगी, दुकान होगी, दुकानों का आवंटन होना है, तो उस समय उस परिवार रजिस्टर की भूमिका नगण्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये मेरा भी प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं इसे सबसे पहले बदलूंगा। जब इलेक्शन लड़ने के लिए परिवार रजिस्टर चाहिए, वहां पर जो प्रतिनिधि चुनेगा उसका परिवार रजिस्टर इस शहर का होना चाहिए, तो भाई दुकानों के आवंटन में आप परिवार रजिस्टर की भूमिका क्यों नहीं बड़ी करते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि दुकान शहर की उसी को आवंटित, उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिस पे परिवार रजिस्टर होगा? क्यों नहीं ऐसा करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं शहर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। एक पहलू तो आप बोल रहे हो कि चुनाव लड़ना है तो परिवार रजिस्टर लेकर आओ, और दूसरे पहलू में क्या बोलते हैं, जब आपको उसी शहर की योजना का लाभ लेना है तो परिवार रजिस्टर अनिवार्य नहीं है। क्या चीज, इसको बोर्ड में प्रस्तावित होना चाहिए, ये बोर्ड में आना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, और ये चीज जरूर होनी चाहिए पहली प्राथमिकता। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण निवासी जो है उसको पहली प्राथमिकता मिलेगी। आप यहां से कहीं दूर चल जाओ उसको पहली प्राथमिकता, तो शहर के अंदर भी पहली प्राथमिकता शहर के लोगों को मिलनी चाहिए। जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनको जो है, जैसे दुकान आवंटन वाला मामला होता है कि जिनका परिवार रजिस्टर है उनको पहली प्राथमिकता दो। हाँ, आप अगर फॉर्म नहीं बिक पाए उतने तो तब आप अन्य लोगों को प्राथमिकता दे दो। मेरे दृष्टिकोण से यह जरूर होना चाहिए, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे शहरीकरण में। अब शहर के हिसाब से मैं रोजगार सोचूंगा कि रोजगार जो है दिल्ली वाले को मिल जाए, बॉम्बे वाले को मिल जाए, या यहाँ पर दुकानें जो है आपके ऋषिकेश वाले को मिल जाए, सहारनपुर वाले को मिल जाए, तो क्यों मिल जाए भाई? स्थानीय आदमी को वरीयता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैंने ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प बात भी है, ये समझने वाली बात है। मुझे चुनाव लड़ना है नगर पालिका क्षेत्र में तो मुझे परिवार रजिस्टर अनिवार्य है, बिना परिवार रजिस्टर के मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। लेकिन जब इसी शहर के अंदर दुकानों का आवंटन होता है उस समय आप परिवार रजिस्टर को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? वो देनी चाहिए, तभी आप रोजगार यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। नहीं तो स्थिति ऐसी होगी कि बाहर के लोग यहाँ पर आके फर्स्ट क्लास दुकानदारी करेंगे और यहाँ का आदमी जो है दिल्ली बॉम्बे में जाकर बर्तन धोएगा। ये बात कहने में मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हो भी यही रहा है। तो आप थे अंकुर खन्ना जी, उद्योग व्यापार मंडल के आप जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही निवर्तमान सभासद भी हैं। आपने अपनी योजनाएं बताई और दावेदारी अपने पुख्ता की कि वो भी आने वाले जो चुनाव हैं उसमें दावेदारी करेंगे। तो इसी तरह हम किसी अन्य दावेदार से बातचीत करेंगे, संभावित दावेदार से बातचीत करेंगे, उसकी योजनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।